आखिर पूरे भारत में बिहार ही क्यों सबसे पीछे रह गया? बिहार में किस चीज़ की कमी है? शिक्षा की कमी है या विकास की कमी है या फिर रोज़गार की कमी है? कमी तो तीनों चीज़ों की है, लेकिन बिहार में इन तीनों चीज़ों की इतनी कमी है कि जिसकी वजह से बिहार सबसे पीछे रह गया। जो आदमी सवाल खड़ा करते हैं कि बिहार आखिर इतना पीछे क्यों रह गया, तो बिहार पीछे रहने का सिर्फ मुख्य 3 कारण है और इन तीनों चीज़ों पे बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत बेकार है। पूरे देश में सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे गरीब राज्य है और पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रोज़गार का कोई नामो निशान नहीं है, बहुत कम रोज़गार है। यहाँ अगर देखा जाए तो इंसान अपने जीविका के लिए जो खेती करता है उसके लिए भी अच्छे से साधन नहीं है। आखिर क्यों? बिहार सरकार इस पर काम क्यों नहीं करती है? जब बिहार सरकार इस पर काम नहीं करती है तो फिर जातिवाद पे काहे वोट इलेक्शन करवाती है? जातिवाद पे इलेक्शन भी नहीं कराना चाहिए उसे। इलेक्शन कराना चाहिए तो विकास के मुद्दे पे, रोज़गार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या देश की जनता नासमझ है या फिर देश के सरकार नासमझ है जो ये सब मुद्दे को उठाना नहीं चाहती है? और मीडिया तो खैर ये सब मुद्दे को उठाती ही नहीं है बिल्कुल भी। जब भी इलेक्शन आता है तो यादव अलग, कुमार अलग हो जाते हैं। मुसलमानों का तो खैर छोड़ो, मुसलमान अपना वोट किसी भी पार्टी को दे देते हैं क्योंकि मुसलमान जानती है जब विकास होगा तो सबके लिए होगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं होगा। तो इसके लिए बिहार में जो 2.5 करोड़ मुसलमान है उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि इसको वोट देना है नहीं देना है, जबकि बिहार में सबसे पिछड़े मुसलमान ही है। आखिर ऐसा क्यों है? ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान पिछड़ा है तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, हर आदमी पिछड़ा है। इसका मतलब यह है क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो देश का अगर कोई एक आदमी कमज़ोर है तो पूरा देश कमज़ोर है। इसके वजह से हर इंसान को इसके बारे में बोलना चाहिए, अपनी अपनी राय और मशवरा ज़रूर देना चाहिए। ख़ास तौर पे इलेक्शन के समय में किसी को भी जातिवाद पे इलेक्शन नहीं करना चाहिए और ना ही वोट देना चाहिए। अपना वोट दो तो रोज़गार के मुद्दे पे दो, विकास के मुद्दे पे दो, शिक्षा के मुद्दे पे दो। सरकार मेरे लिए क्या करेगी या आपके लिए क्या करेगी, हमारे लिए क्या करेगी, इस मुद्दे पे वोट दो। अपना अधिकार और अपना हक का जो टाइम है उसको अच्छे से यूज करो, ना कि एक बोतल पे और एक टाइम के खाने पे बांट दो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आखिर बात क्या है? कुछ समय से देखा जाए तो बिहार भी कुछ खास स्थिति में नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। क्यों? वहाँ की सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। हमेशा वहाँ पे गठबंधन की सरकार रहती है। जिस राज्य में गठबंधन की सरकार रहेगी तो ज़रा सोचिए उस राज्य में क्या विकास होगा? कुछ विकास नहीं होगा। बिहार में सरकार चाहिए हमें तो बहुमत की सरकार चाहिए और ऐसी सरकार चाहिए जिसकी सरकार केंद्र में हो। जिसकी सरकार केंद्र में हो उसी की सरकार बिहार में हो, तभी जाके बिहार का कुछ होने वाला है, नहीं तो फिर बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है ये आप लोगों का समस्या है और ये आप लोगों का अपना मैटर है। मेरा ये मानना है कि बिहार में बहुमत से जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक बिहार में कोई विकास नहीं होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, शिक्षा ठीक ठाक नहीं होगा। स्कूलों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, भैंस चरवाहा स्कूल, नाम तो खैर सुने ही होंगे ना, क्या भैंस चरवाहा स्कूल। खैर छोड़िए, बाकी बात जो है उस मुद्दे पे आते हैं। मेरा कहना यह है कि पूरे भारत में बिहार सबसे गरीब राज्य है और पूरे बिहार में सबसे गरीब ज़िला जो है वो अररिया ज़िला है और अररिया ज़िला के जस्ट बगल में आता है पूर्णिया ज़िला। पूर्णिया ज़िला में 500 घरों को तोड़ा जा रहा है कोर्ट के आदेश पे। वहाँ पे 300 घरों का जो ज़मीन है वो रजिस्ट्री किया हुआ है और 200 घरों का ज़मीन का जो है उसका पर्चा बना हुआ है। खैर अभी तो नहीं टूटा है क्योंकि वहाँ से पुलिस खाली हाथ चली गई। वहाँ के लोगों ने बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन किया है, विरोध किया है इसका। कुछ ऐसा भी मामला वहाँ से सामने निकल कर आया है। और देखा जाए तो देश के हर कोने पे कुछ ना कुछ अफरा तफरी मच ही रहा है। जैसे आप हल्द्वानी को देख लीजिए, वहाँ पर भी दंगे फसाद हो रहे हैं। और दिल्ली बॉर्डर पे आप देख लीजिए किस तरह से जाल बिछा दिया गया है, कील सड़कों पे लगा दिया गया है, नुकीले सब, ताकि किसान अपना ट्रैक्टर को आगे ना बढ़ा सके और किसान खुद भी आगे ना जा सके। आखिर सरकार चाहती क्या है? एमएसपी क्या कबूल नहीं कर सकती है? कर सकती है, भले ही कुछ मेंटेन करके इधर उधर करके
कुछ उनमें से चीज़ों को हटा दिया जाए या किसी चीज़ों को ऐड कर दिया जाए। मानते हैं एमएसपी होने के बाद जिस पे एमएसपी होगा वो चीज़ का उपजाऊ ज़्यादा होगा, लेकिन ये भी तो खैर देखना है, अगर किसान उपजा रहे हैं तो बेचेंगे कहाँ? प्राइवेट कंपनी नहीं लेगी तो सरकार भी नहीं लेगी, इसका मतलब इसके लिए एमएसपी को गारंटी देना है। तो खैर ये किसानों का मुद्दा है तो मेरा भी मुद्दा है, क्योंकि अगर किसान अगर नहीं उपजाएंगे तो हम क्या खाएंगे? आप ज़रा सोचिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर जवाब दीजिए इसका, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। किसान जब उपजाएंगे तभी तो हम खाएंगे ना। ये खैर बात गलत नहीं है, बात हकीकत है। अब चाइना जैसा तो देश हमारा है नहीं कि हम चावल ही प्लास्टिक का बना लें या लहसुन भी प्लास्टिक का बना लें, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। और हमारे पास उतनी अभी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वैसा खैर हमारे देश में होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे किसान जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं खेती पे। कभी हम लोगों को इस चीज़ का समस्या नहीं होगा। और अब बात आती है बिहार के शिक्षा की, तो बिहार के शिक्षा को इतना बढ़ावा देना चाहिए ना, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय पहले था, अब बिहार को उसी तरह बनाया जाए। अगर बिहार को उस तरह नहीं बनाया जाएगा तो बिहार हमेशा ही भारत में एक पिछड़ा राज्य के तौर पर ही जाना जाएगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक समय था जिस समय पूरे विश्व के लोग बिहार नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया करते थे, और आज एक ऐसा समय है कि बिहार खुद अशिक्षित लोग हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा की बहुत कमी है, बहुत कम ही लोग पढ़ पाते हैं। और इसका मेन मुख्य कारण एक यही है कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है। अगर बिहार में रोज़गार होता तो वहाँ के लोग पढ़ते। कोई बाप अपने बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ देता, पढ़ाता, उसको लिखाता। 15-15 साल की उम्र में, 16-16 साल की उम्र में कोई काम करने नहीं जाता। बाकी आप लोगों का इसमें क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए जय